नमस्कार दोस्तों। इलेक्शंस भारत में ख़त्म हो चुके हैं। 2024 के इलेक्शंस के रिजल्ट आए जिसमें एनडीए की सरकार बनती हुई नज़र आ रही है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपने तीसरे टर्म की शपथ लेनी है। लेकिन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमें जो डिस्कस करनी है आज के वीडियो में, वो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के बारे में डिस्कस करना है, जो कि लाइकली ऐसा माना जा रहा है कि नीतीश कुमार जी जो कि बिहार के सीएम हैं और चंद्रबाबू नायडू जो कि आंध्र प्रदेश के सीएम हैं, दोनों स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मांग सकते हैं अपने अपने स्टेट्स के लिए, यानी कि आंध्र प्रदेश और बिहार के लिए। अब नीतीश कुमार जी के पास आपको पता है कि 12 सीटें हैं, इनके पास भी अपनी 16 सीटें हैं, तो इनकी कुल सीटें मिलाकर के 28 सीटें हो जाती हैं और इसकी मदद से एक एनडीए की सरकार बन रही है। तो इसीलिए कहा यह जा रहा है कि जिस स्पेशल कैटेगरी स्टेटस को लेकर के आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू ने साल 2018 में लड़ाई की थी नरेंद्र मोदी सरकार से या एनडीए की गवर्नमेंट से, और अलग हो गए थे उनके मिनिस्टर्स वहाँ से, उसी को लेकर के अब वो समर्थन दे रहे हैं नरेंद्र मोदी सरकार को। और कहीं ना कहीं बीजेपी की जो गवर्नमेंट है, जो पूरी एनडीए की सरकार बनेगी, उनको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के स्टेट्स को देना पड़ेगा। तो इस वीडियो के अंदर में हमें यह समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये स्पेशल कैटेगरी स्टेटस होता क्या है। अब देखो, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस एज द नेम सजेस्ट, आपको समझ में आ गया होगा कि कुछ स्टेट्स को स्पेशली ट्रीट किया जाता है। देखो, ये बिल्कुल भी आर्टिकल 370 वाला चीज़ नहीं है। जो आर्टिकल 370 में हम देखते हैं कि स्पेशल स्टेटस दिया गया था जम्मू एंड कश्मीर को, वो स्पेशल स्टेटस हमारा अलग है, ये स्पेशल कैटेगरी स्टेटस बिल्कुल अलग है। तो आइए इसको डिटेल में समझते हैं कि क्या होता है ये स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, किस बेसिस पर दिया जाता है, क्या पैरामीटर्स होते हैं, क्या फॉर्मूला होता है, फ़ायदा क्या होता है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिलने के बाद, क्यों ये लोग इतना ज़्यादा इस स्टेटस को मांग रहे हैं। ये सारी चीज़ें हम काफ़ी डिटेल में इस वीडियो के अंदर में समझेंगे। अब देखो, अभी जो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस है वो 11 राज्यों के पास है। 11 राज्य मतलब हमारे 7 तो वो नॉर्थ ईस्टर्न राज्य हो गए, एक सिक्किम हो गया, और उसके बाद 3 इधर ये आ गए, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू एंड कश्मीर। टोटल हो गए 11 स्टेट्स। अब इन स्टेट्स को आप ध्यान से गौर से देखिएगा, कुछ चीज़ें आपको इसमें कॉमन मिलेंगी। ये पूरे हिली रीजन वाले एरिया है, सारे हिली रीजन के एरिया हैं, ट्राइबल पॉपुलेशन है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर नज़र आ रही हैं। तो पैरामीटर्स जो है वो इन्हीं के बेसिस पर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया जाता है। अभी आगे मैं डिटेल में आपको पैरामीटर्स एक एक समझा दूंगा। ये सिर्फ आपको एक आइडिया लग जाए कौन कौन से स्टेट्स के पास स्पेशल कैटेगरी स्टेटस है, इसलिए आपको ये मैप दिखाया हुआ है। तो अब समझना पड़ेगा हमें कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस है क्या, इसकी हिस्ट्री क्या है। अगर आप हिस्ट्री समझोगे तो आपको बहुत ईजिली ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब देखो, आपको मैं थोड़ा सा ना पॉलिटिकल हिस्ट्री में लेकर जाना चाहता हूँ, बिकॉज वहाँ से आपको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब देखो, इंडिया में क्या हुआ था, मैं आपसे बात कर रहा हूँ 1965 के बाद की। 1965 में लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे प्रधानमंत्री थे, वॉर ख़त्म हुई थी, पाकिस्तान को हमने रगड़ दिया था 65 के युद्ध में, और पाकिस्तान को रगड़ने के बाद वो टास्केंट जो रिजोल्यूशन था उस पर साइन करने गए थे, और वहाँ पर अननोन सर्कमस्टेंसेस में एक पूरी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ हो जाती है। तो लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ के बाद की अगर हम बात करें तो इंदिरा गांधी जी बनती हैं देश की प्रधानमंत्री। लेकिन जो उनका पूरा टर्म रहा था 66 से 69 तक का, वो बहुत मुसीबतों से भरा टर्म रहा था। गुंगी गुड़िया जैसी चीज़ें इंदिरा गांधी जी के लिए कही जाती थी उस समय पर, और इंदिरा गांधी तो काफ़ी बोल्ड थी, वो गुंगी गुड़िया तो बनने आई नहीं थी। तो उनकी जो ये राजनीतिक पूरा 66 से लेकर के अगर 69 तक का जो सफ़र देखोगे वो बहुत मुश्किलों भरा था। ये बात इंदिरा गांधी को समझ में आ चुकी थी, और इसीलिए उन्होंने जब 69 का चुनाव लड़ा तो उसके मुद्दे बहुत अलग अलग थे। वो जनता के सामने लेकर के गए कि देखो यार, मैं तो गरीबी ख़त्म करना चाहती हूँ, लेकिन ये जो पूरी लॉबी बना करके लोग मुझे घेरने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी वजह से मैं काम नहीं कर पा रही हूँ सही तरीके से। तो आपको हमें मिली जुली सरकार नहीं बनानी होगी, एकदम कंप्लीट मेजॉरिटी की सरकार जब आप हमें देंगे तब जाकर के हम आपके लिए कुछ कर पाएंगे। और 69 में एग्जैक्टली वही होता है, इंदिरा गांधी की सरकार आती है, और जो उनका नारा था गरीबी हटाओ, इस नारे को लोगों ने दिल से लिया और माना, यकीन किया इंदिरा गांधी जी पर कि गरीबी ये सच में हटा देंगी। लेकिन ये गरीबी हटेगी कैसे, ये बहुत बड़ा सवाल था इंदिरा गांधी के सामने कि देश में इतनी भयंकर गरीबी है, इतनी भयंकर भुखमरी है, इसको ठीक कैसे किया जाएगा। और इंदिरा गांधी के कुछ खास लोग थे, जिनमें से एक डॉक्टर डी.आर. गाडगिल थे। डी.आर. गाडगिल के बारे में अभी हम आगे चल करके बात करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन थे ये। डॉक्टर डी.आर. गाडगिल डेप्यूटी चेयरमैन थे प्लानिंग कमीशन के इंदिरा गांधी जी के टाइम पर 69 में। तो इंदिरा गांधी जी ने गरीबी हटाओ के लिए कई सारे काम किए। सबसे पहले तो उन्होंने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स के बारे में आपने सुना होगा। तो
प्रीवी पर्स के बारे में आपने सुना होगा, जो प्रीवी पर्स को ख़त्म कर दिया था। तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, प्रीवी पर्स जैसे बड़े स्टेप्स इंदिरा गांधी जी ने लिए। उसके बाद इनके सामने सबसे बड़ी समस्या ये थी कि कई स्टेट ऐसे थे जिनकी हालात बहुत ख़राब थे। देखो, कुछ तो डेवलप्ड स्टेट थे जैसे कि महाराष्ट्र, गुजरात, ये सब डेवलप्ड स्टेट थे, जैसे जहाँ पर पोर्ट्स थे या जो प्रेसिडेंसी टाउन थे ब्रिटिशर्स के टाइम पे, वो शुरू से डेवलप्ड थे। वहाँ पर कॉलेजेस थे अच्छे, एजुकेशन सिस्टम था अच्छा, सब कुछ अच्छा था वहाँ पर। लेकिन कुछ स्टेट बहुत पिछड़े हुए थे। झारखंड को आप देखो, उस समय तो था नहीं, तो झारखंड, बिहार वाला पूरा रीजन अगर आप देख लो, नॉर्थ ईस्ट स्टेट जितने थे उनकी हालत बहुत ख़राब थी। जम्मू कश्मीर में दंगों की वजह से हालात बहुत ख़राब थे। तो इन सारे स्टेट्स में, उत्तराखंड में ज़बरदस्त लैंडस्लाइड की दिक्कत, उसके वजह से वो स्टेट हमेशा परेशान रहता था। सेम प्रॉब्लम हिमाचल प्रदेश में। तो इन सारे स्टेट्स को ज़रूरत थी स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की, और इन स्टेट्स को बराबरी पर लाने के लिए इंदिरा गांधी जी के फिफ्थ फाइनेंस कमीशन ने एक रिकमेंडेशन दी 1969 में। फिफ्थ फाइनेंस कमीशन ने 1969 में कहा कि हमें कुछ स्टेट्स को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दे देना चाहिए। अब ये स्पेशल कैटेगरी स्टेटस क्या होता है, कैसे होता है, वो सब चीज़ों को समझने के लिए आपको थोड़ा सा फिस्कल फेडरलिज्म के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। अब इस कॉन्सेप्ट का नाम सुन के आप मत डर जाना, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं है। फिस्कल फेडरलिज्म होता क्या है बेसिकली? अब सेंटर स्टेट्स को पैसा देता है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को पैसा देती है, हम सबको पता है, लेकिन वो पैसा कैसे देती है, उसका क्या प्रोसीजर है, वो सब समझना पड़ेगा हमें। अब उसका बहुत सिंपल सा प्रोसीजर होता है। देखो, सेंट्रल जब स्टेट को पैसा देती है सेंटर, तो उसके दो प्रोसेस हैं। एक तो थ्रू फाइनेंस कमीशन देती है और दूसरा थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस देती है। अब ये जो थ्रू फाइनेंस कमीशन जो पैसा देती है सेंटर स्टेट को, ये होता है अनटाइड मनी। अनटाइड मनी क्यों कहते हैं इसको? अनटाइड मनी इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि ये पैसा स्टेट अपने हिसाब से किसी भी चीज़ पर खर्चा कर सकती है। दूसरा जो पैसा देती है सेंटर स्टेट को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के थ्रू, वो कैसे पैसा देती है? वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के थ्रू जितना भी पैसा जाता है वो थ्रू प्लानिंग कमीशन होकर के जाता है। प्लानिंग कमीशन अपनी रिकमेंडेशन देती है, उस रिकमेंडेशन के बेसिस पर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है स्टेट को पैसा देती है। और ये जो पैसा होता है ये टाइड मनी होता है एक्चुअल में। टाइड मनी मतलब कि जिस पर्पस के लिए पैसा दिया जा रहा है स्टेट को, उसी पर्पस के लिए पैसे को खर्च करना है। जैसे सपोज बिहार में आ गए फ्लड, अब फ्लड आ गया बिहार में, तो सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बिहार को पैसा दिया थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। वो पैसा फ्लड रिलीफ के लिए दिया जा रहा है, तो बिहार की सरकार उस पैसे को सिर्फ और सिर्फ फ्लड रिलीज के लिए यूज़ कर सकती है। उस पैसे को कहीं और यूज़ नहीं कर सकती, उस पैसे को इंडस्ट्रीज में यूज़ नहीं कर सकती, या किसी और चीज़ में या किसी और स्कीम में नहीं यूज़ कर सकती। उसको सिर्फ फ्लड रिलीफ के लिए वो पैसा यूज़ करना है। उसी चीज़ को टाइड मनी कहते हैं। तो ये दो तरीके हैं मेजरली जिनकी हम डिस्कशन करेंगे। तो ये अनटाइड मनी और टाइड मनी अगर आपको समझ में आ गया होगा तो आप समझ में आ गया होगा कि स्टेट जो है वो चाहते हैं कि सरकार जितना भी पैसा दे उनको, वो थ्रू फाइनेंस कमीशन दे, और फाइनेंस कमीशन से फिर स्टेट के पास ये पैसा पहुंच जाएगा। और दूसरा जो टाइड मनी है उसमें भी स्टेट ये कोशिश करती है कि हमें किसी तरीके से स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिल जाए। फ़ायदा क्या है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का, उसको हम समझते हैं। अब जो ये सरकार मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के थ्रू पैसा देती है, वो पैसा स्टेट्स कहाँ खर्चा करते हैं? सबसे पहली चीज़, उस पैसे को स्टेट सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में खर्चा करते हैं। वो प्रायोरिटी होती है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। अब सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या है बेसिकली, आप इस चीज़ को समझिए। दो तरीके की स्कीम्स होती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की। एक होती है सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स। अब सेंट्रल सेक्टर स्कीम और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में बहुत फ़र्क है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम वो स्कीम्स होती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की जिसके लिए जो स्कीम्स होती भी सेंट्रल गवर्नमेंट की हैं उसको इम्प्लीमेंट भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही करती है, तो इसीलिए इसको सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम कहते हैं, सेंट्रल सेक्टर स्कीम कहते हैं। जैसे नेशनल हेल्थ रूरल मिशन जो था वो पूरी तरीके से सेंट्रल सेक्टर स्कीम था, मतलब वो स्कीम भी सेंटर की थी, इम्प्लीमेंट भी सेंटर ही उसको कर रहा था, तो यहाँ पर कहीं स्टेट का कोई रोल ही नहीं था। दूसरी तरीके की स्कीम होती है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। ये स्कीम्स होती तो सेंट्रल गवर्नमेंट की हैं, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन की अगर हम बात करेंगे तो वो इम्प्लीमेंटेशन जो है वो स्टेट्स करते हैं। तो अब सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम का एग्जाम्पल सबसे बड़ा कौन सा है? मनरेगा। मनरेगा है तो सेंट्रल स्कीम, लेकिन जो उसका इम्प्लीमेंटेशन है वो तो स्टेट्स करते हैं। अब वो स्टेट्स जो इम्प्लीमेंटेशन करते हैं उसका, तो उसमें कुछ खर्चा लगेगा, तो उस खर्चे को पूरा करने के लिए सेंटर जो है वो स्टेट को स्पॉन्सर करती है, उस स्कीम के लिए कुछ पैसा देती है। अब वो पैसा किस अनुपात में देती है, मतलब किस रेशियो में देती है? वो पैसा नॉर्मली कई सारे स्कीम टू स्कीम डिपेंड करता है। जैसे सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में भी कुछ कोर स्कीम्स होती हैं, कुछ ऑप्शनल स्कीम्स होती हैं, तो उसके लिए अलग अलग अनुपात में पैसा देते हैं। जो सबसे ज़्यादा फॉलो किया जाने वाला रेशियो है पैसा देने का वो है 60-40 का रेशियो। मतलब
60-40 मतलब 60 सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 40 खुद स्टेट गवर्नमेंट को कंट्रीब्यूट करके वो स्कीम को इंप्लीमेंट करना है। तो ये पूरा 100% अमाउंट जो हो जाएगा वो उस एजेंसी को दे दिया जाएगा जो इंप्लीमेंट करेगी, वो स्टेट गवर्नमेंट की एजेंसी होगी। तो 60-40 का रेशियो सबसे ज़्यादा फॉलो किया जाता है। वैसे स्कीम टू स्कीम डिपेंड करता है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। कुछ स्कीम्स में 75-25 का भी रेशियो, 75 स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, 25 स्टेट को कंट्रीब्यूट करना है। कुछ स्कीम में ये 70-30 भी हो जाता है कुछ स्टेट्स के लिए, कुछ स्कीम में, कुछ स्पेसिफिक स्कीम में तो अलग अलग रेशियो होते हैं, लेकिन जनरली 60-40 सबसे ज़्यादा फॉलो करते हैं। अब यहाँ पर आता है रोल स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का। जिस स्टेट के पास स्पेशल कैटेगरी स्टेटस होगा उसको ये पैसा 60-40 के रेशियो में नहीं मिलेगा, उसको ये पैसा 90-10 के रेशियो में मिलेगा। मतलब 90% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, 10% सिर्फ स्टेट को अपने पास से कंट्रीब्यूट करना है। तो आप समझ गए सेंट्रल जो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस होता है वो कितना इंपॉर्टेंट होता है पैसे के डिस्ट्रीब्यूशन में भी। तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम की तरफ से पहला जो बेनिफिट है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का वो तो ये है। अभी बहुत सारे और बेनिफिट्स हैं, मैं आगे आपको डिस्कस करूंगा। पहला बेनिफिट तो मैं यहीं बता दिया आपको कि 90-10 का रेशो में मिल जाता है, तो इससे स्टेट को काफ़ी फायदा हो जाता है, ज़्यादा पैसा उनका खर्चा नहीं होता है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में। अब आते हैं अपने मेन मुद्दे पर। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस में 90-10 के रेशो से हमें पैसा तो मिल गया, लेकिन ये स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिलेगा कैसे स्टेट्स को, उसके कुछ पैरामीटर्स हैं। और यहीं पर डी.आर. गाडगिल जो मैंने आपको दिखाया था, डॉक्टर डी.आर. गाडगिल जो कि डिप्टी चेयरमैन थे उसमें, तो उनका ये फॉर्मूला निकाला हुआ, उन्होंने कुछ पैरामीटर्स निकाले कि ये पैरामीटर्स अगर ये स्टेट्स फुलफिल करते हैं तो आप उनको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दे सकते हो। वो फॉर्मूला क्या है? बेसिकली वो फॉर्मूला ये है कि एक तो इंपॉर्टेंटली ये हिली टेरेन होना चाहिए, इसीलिए आपने देखा जम्मू कश्मीर, ये उत्तराखंड, हिमाचल सब हिली टेरेन्स हैं। उसके बाद स्पेसिफिक या तो लो पॉपुलेशन हो स्टेट की, लो पॉपुलेशन डेंसिटी हो, या फिर एक अच्छे खासे अमाउंट की ट्राइबल पॉपुलेशन वहां पर रह रही हो। तो उस बेसिस उस पैरामीटर को भी आपको फुलफिल करना पड़ेगा। उसके साथ साथ आपका जो आप या तो बॉर्डरिंग स्टेट हो, इंडिया के बॉर्डर्स पर मौजूद हो और आपकी जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा हो इंडिया के लिए, और उसके अलावा दूसरी चीज़ ये भी होनी चाहिए कि आप इकोनॉमिकली और इंफ्रास्ट्रक्चरली दोनों बैकवर्ड हो स्टेट। तो इकोनॉमिकली और इंफ्रास्ट्रक्चरली बैकवर्ड जो स्टेट डिमांड कर रहे हैं जैसे आंध्रा और बिहार, तो वो ये चीज़ तो है, लेकिन अब आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि ये तीनों पैरामीटर्स वो लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं, वो लोग उस पर फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं। तो ये सारे पैरामीटर जब फॉलो हो जाएंगे तब किसी भी स्टेट को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया जा सकता है। अब ये स्पेशल कैटेगरी स्टेटस बिहार और आंध्र प्रदेश को मिलेगा कि नहीं, वो इन पैरामीटर्स के बेसिस पर डिसाइड होगा। तो ये अब आपको डिसाइड करना है। अब आते हैं बेनिफिट्स के ऊपर। पहला बेनिफिट मैंने आपको क्या बताया कि जितना भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होगी उसमें 90-10 के रेशियो से ये स्पेशल कैटेगरी स्टेटस वाले स्टेट्स को दिया जाएगा। तो 90 सेंट्रल गवर्नमेंट दे देगी और 10 बस स्टेट्स को अपना कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अब बाकी के बेनिफिट्स पर आते हैं। अब बाकी के बेनिफिट्स क्या हैं? अब जितना भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से पैसा आता है ना, वो कुछ प्रायोरिटी में दिया जाता है स्टेट्स को। प्रायोरिटी में कैसे? जैसे पहले CSS यानी कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के लिए पैसा दिया जाएगा, उसके बाद जो उसमें से पैसा बचेगा उसको दिया जाएगा स्पेशल प्रोग्राम के लिए। जो मान लो जैसे राजस्थान में सूखा पड़ गया, तो सूखे के रिलीफ के लिए पैसा दिया जाएगा, तो वो स्पेशल प्रोग्राम है। किसी हिली रीजन में लैंडस्लाइड हो गई उत्तराखंड में, या मतलब किसी हिली रीजन में, तो उसके लिए पैसा दिया जाएगा। तो वो सब स्पेशल प्रोग्राम का पैसा आ गया। कोई स्पेशल स्कीम है उसके लिए पैसा, किसी स्पेशल स्टेट के लिए कोई स्पेशल स्कीम लेके आई है सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उसके लिए पैसा जो निकलेगा वो स्पेशल प्रोग्राम का पैसा होगा। और फिर थर्ड प्रायोरिटी दी जाएगी स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स को। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जिन भी स्टेट्स के पास होगा उस रिमेनिंग अमाउंट में से 30% उनको दे दिया जाएगा। बाकी जो बचा कुचा पैसा है वो अदर स्टेट्स को जाएगा। तो ये फायदा है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का। अगर आपको एग्जांपल से समझना है तो मैं आपको थोड़ा सा नंबर के थ्रू समझाता हूं। अब जैसे 5 लाख है मान लो सरकार के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, तो 5 लाख में से पहला जो प्रायोरिटी दिया जाएगा वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम को दिया जाएगा। तो सपोज इसमें टोटल सरकार का खर्चा आ रहा है 1 लाख रुपए। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ऑब्वियसली इतने कम अमाउंट में तो डील होता नहीं है। तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में 1 लाख रुपए दे दिया सरकार ने, बचे अब 4 लाख। अब स्पेशल प्रोग्राम्स के लिए मान लो 20,000 रुपए दे दिए सरकार ने कुछ स्टेट्स को, तो यहाँ पर 3,80,000 रुपए अब सरकार के पास बचे हैं। अब जो 3,80,000 रुपए बचे हैं वो सीधा सीधा स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स को चला जाएगा, उसका 30%। तो 3,80,000 का अगर आप निकालते हो 30% निकालते हो अगर 3,80,000 का, तो वो सीधा स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जिन भी स्टेट्स के पास है उनको चला जाएगा। तो ये कितना अमाउंट हो गया? 3,80,000 का 30% आपका हो गया 1.14 लाख।
तो सीधा मतलब 1.14 लाख रुपीस सीधा स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स को दे दिया जाएगा और उसके बाद जो बचा कुचा अमाउंट है वो नॉर्मल स्टेट्स को दिया जाएगा। तो अब आप समझ गए स्पेशल कैटेगरी स्टेटस पाने का फ़ायदा कितना है। एक तो 90-10 के रेशियो में यहाँ पर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में आपको प्रायोरिटी मिलेगी। दूसरी प्रायोरिटी आपको 30% सीधा सीधा अमाउंट चला जाएगा आपके पास। और एक और बहुत खास प्रायोरिटी है इसमें। अब जैसे सपोज किसी सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी भी स्टेट को पैसा दिया किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए और वो पैसा वो खर्च ही नहीं कर पाई, वो स्टेट गवर्नमेंट खर्च नहीं कर पाई, तो उस केस में क्या होता है वो पैसा सीधा सीधा अनस्पेंट अमाउंट उसको कहते हैं। जो अनस्पेंट अमाउंट होता है वो क्या होता है, वो सीधा सीधा लैप्स कर जाता है नॉर्मल केसेस में। लेकिन अगर आपके पास स्पेशल कैटेगरी स्टेटस है तो ये अमाउंट लैप्स नहीं करेगा, बल्कि जो अनस्पेंट अमाउंट है वो अगले साल का जो फाइनेंशियल ईयर आएगा उसमें जुड़ जाएगा। तो ये अनस्पेंट अमाउंट उसमें जुड़ जाएगा। बाकी पैसा जो आपको मिल रहा है वो तो मिल ही रहा है, लेकिन पिछले साल का बचा कुचा पैसा है वो भी जुड़ करके आपको मिलेगा। तो ये भी फायदा होता है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का। और इसी स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के लिए 2018 से कोशिश कर रहा है आंध्र प्रदेश। 2014 में उनका डिवीजन हुआ था तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का, तो उसके बाद से उनको दिया गया था 5 साल के लिए, तो 14-5-19 तक दिया गया था। लेकिन उसमें नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि ये हम एक्सटेंड करते जाएंगे 5-5 साल के लिए आंध्र प्रदेश के लिए। लेकिन उन्होंने एक्सटेंड जब नहीं किया, फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट आई, लेकिन फिर उन्होंने जब एक्सटेंड नहीं किया, निर्मला सीतारमन का वो पॉपुलर भाषण है कि उन्होंने कहा कि नहीं हम नहीं दे पाएंगे, तो उसके बाद से आंध्र प्रदेश निराश हो जाता है और वो अलग हो जाता है इनसे और वो एनडीए अलायंस को तोड़ देता है। बिहार की अगर हम बात करें, ओडिशा की अगर हम बात करें, जितने बीमारू स्टेट है ना इंडिया के, ये बीमारू स्टेट का एक कॉन्सेप्ट निकला था, जिनको पता होगा। एक बीमारू और बीमारू प्लस भी है एक, तो इसमें उत्तर प्रदेश, बिहार ये सब स्टेट आते हैं और इसमें ओडिशा बीमारू प्लस में ओडिशा भी आता है। तो ओडिशा, बिहार, इन सारे स्टेट ने स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की डिमांड की थी, लेकिन इन स्टेट्स को अभी तक दिया नहीं गया। उसके ऑब्वियस रीज़न है, जो मैंने आपको पैरामीटर्स बताए थे ना, वो पैरामीटर्स उसके ऑब्वियस रीज़न है। तो अभी आपको डिसाइड करना पड़ेगा क्या इन पैरामीटर्स को फुलफिल कर रहा है बिहार और आंध्र प्रदेश, तो उस बेसिस पर उनको दिया जाएगा स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का किस तरीके से फंड डिवॉल्व होते हैं, कैसे डिवीजन होता है, कैसे स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिलता है, ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। देखो, अनअकैडमी टीम ने ना यूपीएससी सीएससी 2023 का जो रिजल्ट आया उसमें 300 से भी ज़्यादा सिलेक्शंस दिए, जिसमें ऑल इंडिया रैंक 1 आदित्य श्रीवास्तव सर भी हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ही लर्नर थे। तो आप समझ सकते हो किस तरीके की क्वालिटी अनअकैडमी आपको प्रोवाइड करता है। तो अनअकैडमी की जो सक्सेस है उसको हम अकेले सेलिब्रेट नहीं करना चाहते, बल्कि अपनी वर्ल्ड अफेयर्स की ऑडियंस के साथ मिल करके सेलिब्रेट करना चाहते हैं। इसीलिए हमने अपने यूपीएससी सीएससी की कोर्स फीस में, जिसमें आपके 1 लाख 1.5 लाख तक रुपए लग जाते हैं, उसमें बिगेस्ट एवर प्राइस ड्रॉप किया और प्राइस ड्रॉप करके अब उस कोर्स फीस की 15 मंथ्स का जो यूपीएससी सीएससी के प्रिपरेशन फीस है वो सिर्फ और सिर्फ 24,999 होगी। इस कोर्स फीस में आपको टॉप क्वालिटी इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स लाइक मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर, मधुकर सर जैसी फैकल्टीज पढ़ा रही होंगी। तो आप समझ सकते हो किस तरीके की क्वालिटी इस कोर्स में है। सिंपली आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दिया, उस लिंक पर क्लिक करके आपको जहां पर यूज कोड का ऑप्शन आएगा वहां पर APYT10 यूज कर लेना, तो आप इस कोर्स को अवेल कर पाओगे। तो आई होप आपको आज का स्पेशल कैटेगरी स्टेटस फॉर बिहार और आंध्र प्रदेश का जो पूरा आर्टिकल था वो समझ में आ गया होगा। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस क्या होता है वो समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।